रामलीला मंडली में कलाकारों को मेहनताना अच्छा मिलता था। उनके दोनों बड़े भाई और स्वयं उग्र इस रामलीला मंडली में काम करने लगे। उन्होंने नागा भागवत दास और राम मनोहर दास की तुलना में नागा भागवत दास को अच्छा कहा है। और इसी अध्याय में उग्र ने अपने पहले प्रेम को भी स्वीकार किया। उसका बहुत ही मर्मांतक चित्रण उन्होंने इस अध्याय में किया है। आगे बढ़ते हुए भानु प्रताप तिवारी और बच्चा महाराज के अध्याय में वे अपने चुनार के बड़े लोगों को याद कर रहे हैं। भानु प्रताप तिवारी का नक्शिक वो यूं लिखते हैं कि भानु प्रताप तिवारी पूरे प्रेत मालूम पड़ते थे। हड्डीले, रक्त रहित, उजले धसी आंखें, चेहरे पर सारी सृष्टि के लिए शमशानी शाप, मैले चारपाई का रुईदार पैजामा और उसी रंग का लंबा दगला रुईदार। भानु प्रताप तिवारी जब तक जीवित रहे वो चुनार में विश्वकोश माने जाते थे। भानु प्रताप तिवारी के परिवार की भी वही दशा थी जो बेचन शर्मा के परिवार की थी। संतानें जुआ और मदिरा की शौकीन थी। इसी शौकीनियत में वो विद्वानों की लिखी पांडुलिपियां और बहुमूल्य पुस्तकालय तक बेचकर जुआ खेल डालते थे। जब बच्चा महाराज का जिक्र आता है तो उन्होंने लिखा है कि बच्चा महाराज महादेव मिश्र बिगड़ा हुआ युवा, तवाइफों का साथ, नशा अफीम का, शराब का, पुस्तकी ज्ञान बेजोड़, युवाओं को बर्बाद करने वाला, विषयों का साथी, स्कूल टीचर का रुपया हड़प करने वाला, न जाने कितने रंग उग्र जी ने इस चरित्र में भर दिए हैं। और वो लिखते हैं कि वेश्या बाजार में यार की तरह, अय्यार की तरह, तंत्री की तरह, मंत्री की तरह, बुजुर्ग की तरह, बाबा की तरह, तरह तरह की सूरतें हर तरह से देखते जिंदगी के राजपथ से बच्चा गुरु लहर बहर प्राय 90 की उम्र में गुजरे। बच्चा महाराज किसी का भी बुरा नहीं चाहते थे, फिर भी उनके विचित्र चरित्र के आकर्षण से मोहल्ले के तरुण बर्बाद हो गए। उग्र इन अध्यायों में स्वयं पर बड़ी करुणाजनक टिप्पणी करते हैं। उग्र जी के सामने शिक्षा की जब बात आती है तो वो लिखते हैं, सच तो ये है शब्द शिक्षा मेरे निकट आते आते भिक्षा बन जाया करता था। और ये पीड़ा उनकी पंडित जगन्नाथ पांडे वाले अध्याय में व्यक्त हुई है। उनका अपने बड़े भाई के साथ बड़ा डरावना संबंध था। रामलीला मंडली की आवारगी से मैं उतना नहीं परेशान था जितना कि बड़े भाई की गांजा मत क्रोधी स्वभाव से। उनकी मेरी संगत कसाई बकरे का साथ थी। और उग्र ने इस अध्याय में अपने चाचा चाची के हाथ स्वयं को गोद लेने और उग्र के स्कूल में प्रवेश दिलाने की बात लिखी है। लेकिन चाचा चाची को स्वयं का बच्चा हो गया और उग्र पुनः अपने उसी परिवेश में आ गए। चाचा से उन्होंने पुनः निवेदन किया कि उनका वो प्रवेश काशी में करा दे। वो चुनार से काशी आ गए और शिव प्रसाद गुप्त के सेवा उपवन से महीने भर का अनाज, आटा, दाल, चावल, तेल, नमक और लकड़ी के नगद पैसे लेकर वो आते थे। और अपने विषय में लिखते हैं, अब मैं महालक्ष्मी मंदिर में रहता था और बनारस के विख्यात हिंदू कॉलेजिस्ट स्कूल की 6ठी कक्षा में उग्र का प्रवेश हुआ। ये स्कूल उनको छोड़ना पड़ा। अपने बड़े भाई के डर से उग्र भागकर कलकत्ते पहुंच गए। और अब तक के अध्यायों में उग्र ने अपने गांव में रहने वाले या उसके आसपास के वरिष्ठ लोगों का वर्णन किया। इन लोगों को उग्र ने देखा, उनको समझा था और उग्र में शिक्षा प्राप्ति की तड़पन थी। और अपनी आत्मकथा के जो आगे के अध्याय है, जो बड़े वरिष्ठ लोगों के अध्याय है, जो उनको चुनार और मिर्जापुर से अलग जो बहुत वरिष्ठतम जो पात्र है उनके विषय में उन्होंने लिखा है। उसमें लाला भगवान दीन है, पंडित बाबूराव विष्णु पराड़कर है, बाबू शिव प्रसाद गुप्त है, पंडित कमलापत त्रिपाठी है और बनारस और कलकत्ते के विषय में वो लिख रहे हैं। लाला भगवान दीन अध्याय में उग्र अपने 5 गुरुओं के विषय में लिखते हैं। वो खराब आदमी मेरा बड़ा भाई, मेरा आदि गुरु था। पालीवाल जी के दर्शन तो बहुत बाद में प्राप्त हुए। बीच में पंडित काशीपत त्रिपाठी, लाला भगवान दीन और पंडित बाबूराव विष्णु पराड़कर के शुभ नाम है। बड़े भाई ने उन पर बड़े अत्याचार किए थे, लेकिन उन्हें यथाशक्ति लिखने का शौक भी था और उनके विद्या व्यसन का प्रभाव बेचन पर पड़ा था। उग्र की पंडित काशीपत त्रिपाठी के छोटे भाई पंडित कमलापत त्रिपाठी से मित्रता हो गई थी।
इसका जिक्र उन्होंने किया है। लेकिन मैं था फटेहाल अदना बालक और कमलापत्र पाठी थे पैसा पतिपुत्र। ब्राह्मण हमारे ही रंग के थे लेकिन अधिक चटकदार। कमलापति की खुशामद में वे लिखते हैं, जिस प्रकार पयोदधि में सदा कमल लोचन श्री युत शोभते, बस उसी विधि से उग्र में निवसिए बसिए कमलापति। पंडित कमलापति से उन्हें विशेष प्रेम था, ऐसा उनको पढ़कर लगता है। लाला भगवान दिन के अध्याय में कमलापति त्रिपाठी की चर्चा उन्होंने की है और अलग से अध्याय में पंडित कमलापति त्रिपाठी के विषय में उन्होंने लिखा है। बालपने की मित्रता को वो नहीं भुला पाए और जब पंडित कमलापति त्रिपाठी सुंदरता प्राप्ति के पश्चात उनके व्यवहार के विषय में संकेतों में वो लिखते हैं, तो कमला, इस पॉलिटिक्स में तुम्हारी सत्य, मर्यादा और करुणा तो होगी ही, या मॉडर्न पॉलिटिक्स उक्त गुणों से विरहित होता है। भाई रे, दुहाई है, इतना बड़ा हो गया चुनार का पंडवा, पर पूछो तो पॉलिटिक्स का पा भी लिखना मुझे नहीं आता। काफी दिनों तक तुम शक्तिशाली रहे, इस अरसे में जनता का हित कितना हुआ मैं नहीं जानता। इन पंक्तियों में राजनीति के प्रति उग्र की एक टीस है और एक पीड़ा है देखने को मिलती है। लाला भगवान दीन के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। लाला भगवान दीन के विषय में जानने के लिए उग्र के इस अध्याय को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। लाला भगवान दीन के गुणों को याद करके उग्र भावुक हो जाते हैं। लाला जी नियम से पढ़ते और पढ़ाते थे। उन्होंने एक विद्यालय भी खोला था जिसमें नियम से वे विद्यार्थियों को निष्काम भाव से पढ़ाते थे। घर पर भी फुर्सत मिलते ही वो विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। उग्र जी ने लाला जी के कृतित्व पर बड़ी बात लिखी है। उनसे कितने विद्यार्थियों का लाभ होता था। उग्र जैसे विद्यार्थियों के लिए वो वरदान थे। ध्रुव धारणा का संशोधन करके लाला भगवान दीन ने उसे प्रकाशन योग्य बनाया। इस अध्याय में उस समय के महान लेखकी विभूतियों को उग्र जी ने याद किया है, जिन्होंने उनके लेखन में मदद की। पंडित बाबूराव विष्णु पराड़कर वाले अध्याय में वो पराड़कर जी को इस तरह याद करते हैं, क्या हुआ कि पंडित पराड़कर जी मेरी लेखनी की तरफ आकर्षित हुए, मुझे पता नहीं। वो रूखे दिखने वाले महापुरुष थे, प्राय चुप रहने वाले। मेरी लेखनी में अंग्रेजी राज के प्रति घोर घृणा तथा क्रांतिकारियों के लिए की तरह वो महामोह जो था, मैं समझता हूँ उसी पर वो मुक्त जो महाराष्ट्रीय जो पराड़कर थे वो मोहित हुए होंगे। उन्होंने बेबोल ही मानो मुझे गोद ले लिया। सारे ज्ञान मंडल की कानाफूसी एक तरफ, अपना काम छोड़ घंटों तक वो मेरी कहानियों को व्याकरण की पटरी पर लाते, गलत बयानियां सुधारते, बदशक्ल शब्द या मुहावरे काट छाट कर सुंदरता संवार कर वो मेरी शुद्र रचनाओं को दिव्य द्विजत्व प्रदान किया करते थे। पराड़कर जी ने उनकी प्रतिभा को संवारा। उन्होंने अष्टावक्र उपनाम से भी आज में लिखा। अपने उग्र उपनाम को लेकर उनकी बड़ी दिलचस्प टिप्पणी है। उग्र उपनाम तो मैंने राष्ट्रीय गान द्वंद्व में सम्मिलित होने से पूर्व चुना था और आज मुझे अपने लिए उपनाम चुनना हो तो संभव है बुरा ना होने पर भी मैं उग्र चुनूं। लेकिन आज से 40 वर्ष पूर्व राष्ट्रभक्त लेखक ऐसे कर्कश उपनाम इसलिए चुना करते थे कि बलवान ब्रिटिश साम्राज्य के निशंस शासक नाम से ही दहल जाए। उग्र देश की स्वाधीनता के लिए कई बार जेल गए। उग्र ने अपनी लेखनी से अपने प्रतिकार की आग को व्यक्त किया है। प्रभु, परतंत्र है हम आज, दलित है पर पद प्रबल से गलित है सब साज। भयंकर ज्वालाएं जाग उठे सब ओर, आग की हो जाए भरमार। मधुर रागिनी नहीं चाहते और नस्वर सुकुमार। वज्रनाथ सा बोल उठे हम सबके उर का तार। रावण दर्प हारी राम कुरुबल, वंदावानल कर्म वीर कृष्ण ऐसा, अथवा पिनाकी भूतनाथ श्री कृपाल वृत, ऐसा वीर भारत हमारा उग्र नाच उठे। ये है उग्र की कविता बेखौफ बेलौस। उग्र ने बाबू शिव प्रसाद गुप्त को अपनी आत्मकथा में अपना एक महत्वपूर्ण अध्याय दिया है
और उसके पहले भी उन्हें याद किया है। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है कि देवताओं को दिल नहीं होता, और आदमी यदि भरत बन जाए या बुद्ध, ईसा या श्री राम कृष्ण परमहंस या गांधी, तो वह सर से पांव तक दिल ही दिल दिव्य दिखलाई देता है। सावन के सघन घन की तरह शिव प्रसाद जी सात स्वभाव से सभी के लिए जीवन में सरल थे। ज्ञान मंडल को ज्ञान मंडल बनाने में शिव प्रसाद जी के लक्ष लक्ष रुपए अलक्ष्य हो गए, और आज बनाने में भारत माता का मंदिर की भव्य कल्पना को दिव्य आकार देना, काशी विद्यापीठ की बुनियाद डालना दिवंगत गुप्त जी ही का ये प्रसाद था या प्रसाद है। काशी में जो भी राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई, उसकी प्रेरणा गांधी जी के बाद बाबू शिव प्रसाद गुप्त का ही नाम लेना मुझे समुचित लगता है। शिव प्रसाद गुप्त के सेवा उपवन को भी बड़े भाव से याद किया है। अंग्रेजों ने उन्हें 6 महीने की जेल सजा दी थी। उसके बाद उनका स्वास्थ्य गिरता चला गया, और शिव प्रसाद गुप्त अक्सर बनारसी बोली में रुअल होकर कहते थे, रमोआ रे रमोआ, कौन गुनवा कर ली रे रमोआ। और बनारस और कलकत्ता के अध्याय में चुनार भी है। और अपने जब जीवन संक्षेप वाला जब अध्याय आता है, तो उग्र ने अपने साहित्यिक जीवन के विषय में लिखा है कि उन्होंने आज से 1921 से 1924 तक लिखा, भूत नामक हास्य पत्र निकाला, 1923 में महात्मा ईसा नाटक लिखा, मतवाला मंडल से जुड़े, और साप्ताहिक स्वदेश के दशहरा अंक का संपादन भी किया। स्वदेश के संक में अनूप शर्मा की घनाक्षरी छपी थी, क्रांति की उषा से होगा रक्त भारतीय व्योम, ताप भरा देह का तरण तमके का ही, कायरों क्यों लेते हो कलंक को अकारत ही, भारत की भाग्य का सितारा चमके हीगा। उधर तरण तमके हीगा और इधर भारत के भाग्य का सितारा चमके हीगा। स्वदेश के संक में गोरी गवर्नमेंट में तहलका मचा, और स्वदेश के संचालक स्वदेश प्रेम को रौंद डाला गया। उग्र भागकर कलकत्ता और फिर मुंबई चले गए। कुछ दिनों तक वो फिल्म कंपनी में काम करने लगे, लेकिन सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उन्हें जेल भेजा गया। और उन्होंने जेल के विषय में लिखा है, बैरक है बर्थ, बेल बेड़ियां है बावले हैं, ब्यूटीफुल बाल्टी की दाल बे मसाला है, चट्टा है चटाई चार चीलर है चारों ओर, तौक तसली है तसला है और ताला है, जाहिर जहान जमादार जमादार भी है, कच्ची कच्ची रोटी सड़े साग का निवाला है, शाला कैदियों की काला कंबल दुशाला जहां, उग्र ने वहीं पे फिलहाल डेरा डाला आता है। अब बात आती है उनकी पुस्तक चॉकलेट के संदर्भ में, जिसको लेकर घासलेटी आंदोलन चलाया गया, और उन पर आक्षेप मुझ पर कि मैं अश्लील साहित्य टकों के लिए लिखता था। मेरा विश्वास आज भी यही है कि रुपए ही कमाना हो तो कहानी उपन्यास लिखने से कई सरल धंधे और भी हैं। इस तरह की टिप्पणियों पर उग्र जी का ये कथन था। आत्मकथा का अंत उग्र अपने दिल्ली के जमुना पार कृष्णनगर में रहने की बात करते हैं, और लिखते हैं कि सागर विश्वविद्यालय आजकल उग्र पर रिसर्च करा रहा है, उसी हनुमान चालीसा चुराने वाले पर। उग्र अपने यथार्थ को छिपाते नहीं, अपने निर्मम यथार्थ को पाठकों के सामने रख देते हैं। दुनिया जैसी उन्हें दिखी वैसा लिख दिया। उनके पास जीवन का कोई सुंदर नक्शा नहीं था। प्रेमचंद की कथा साहित्य में खास वर्ग की गरीबी का दुख वर्ण जिस तरह से वर्णन होता है, अन्य वर्गों की आर्थिक स्थिति का वर्णन सटीक देखने को वैसा नहीं मिलता। उग्र की आत्मकथा में पूरा समाज, उसका आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, उनकी जो उन्होंने सही शक्ल देखी थी उसको उन्होंने उसमें लिखा है, और इस बहाने से ये संदेश देते हैं कि साहित्यकार को वर्ग से ऊपर उठकर लिखना चाहिए। हमारा भारतीय समाज गुलामी से बहुत प्रभावित रहा है। उस समय भी स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भी खाने की चीजें सस्ती थी, लेकिन उग्र जी के परिवार को वो भी नसीब नहीं थे। दारिद्र्य में कष्ट होता है ये जानने लायक तो मैं हो गया था। दारिद्र्य में अपमान भी कुछ है ये मुतलक पता नहीं था। ये ऐसा यथार्थ है जिसे समझे बिना न समाज को जान सकेंगे न जाति व्यवस्था के यथार्थ को। उग्र जी की आत्मकथा